Hello children, today we will discuss the first chapter from your book Vistas, Journey to the End of the Earth, which is written by Tishani Doshi. It is an article. In this chapter, Tishani Doshi describes the journey to the coldest, driest and the windiest continent in the world, Antarctica. She tells us the word logical history is trapped in Antarctica. Now, something about writer. Tishani Doshi is an Indian poet, journalist, and dancer based in Chennai. If we will talk about the Tishani Doshi, she is an Indian poet and journalist भी रह चुकी हैं और dancer भी. She is belong from Chennai, and she was born in 9 December 1975, and during this time she is at the age of 44. तो अगर तिशानी दोषी की बात करें, उनका जन्म 9 दिसंबर 1975 में हुआ था और अभी उनकी एज 44 है. सम ऑफ हर मेजर वर्क आर मेंशन हियर, यू कैन रीड देम आउट. इट विल बी बेटर इफ यू विल अंडरस्टैंड द टाइटल विच हैज़ बीन गिवन टू द चैप्टर. तो यहाँ पर चैप्टर को जो टाइटल दिया हुआ है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. So for better understanding, see this picture. As we are seeing that all continents are mentioned over here. यहाँ पे continent mention किए गए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे आपको दिख रहा है अंटार्कटिका. So here the writer has said journey to the end of the earth, यानी कि अर्थ के एंड में कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका. सो बेसिकली यहाँ पर जो राइटर हैं वो बात कर रही है अंटार्कटिका के बारे में. तो अंटार्कटिका के बारे में मेनली बात करने का रीज़न ये है कि इनका एक मोटो था क्या करने का, हाई स्कूल के स्टूडेंट को एक्सकर्जन पर लेके जाने का, जो कि वो कहाँ पे लेके जाती हैं, ट्रिप पे लेके जाती हैं बच्चों को, अंटार्कटिका प्लेस पर. तो उनको रियल लाइफ सिचुएशन से अवेयर कराना कि किस तरीके से द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इस पूरी तरीके से क्या हो रहा है, जिसने क्या कर दिया है, अंटार्कटिका पर बहुत बुरा असर डाल दिया है. तो ये रियल लाइफ में उनको दिखाने के लिए जो तिशानी दोषी हैं वो हाई स्कूल के बच्चों को एक्सपीडिशंस पे लेके जाती हैं, जो जियो ऑफ ग्रीन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है. तो जिससे उनका मेन मोटो ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो क्या है, न्यू पॉलिसी मेकर हैं, ताकि वो क्या करें, इन चीज़ों के बारे में अगर वो अपने रियल आँखों से देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो खतरे में है और किस तरीके से हम जो रियल एक्टिविटी डेली यूज़ में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका असर किस पे पड़ रहा है, हमारे कॉन्टिनेंट पे पड़ रहा है, हमारे अर्थ पे पड़ रहा है. तो वो क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे क्या करने के लिए, इनको सही करने के लिए, यानी कि चीज़ों को ठीक करने के लिए. सो लेट्स कम टू द चैप्टर. Now come to the chapter. If you want to know more about the planet's past, present and future, Antarctica is a place to go to bon voyage. तो यहाँ पर राइटर कहती हैं, अगर आप अपने प्लैनेट के बारे में, अपनी अर्थ के पास्ट में क्या हुआ था उसके साथ, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और इन फ्यूचर क्या होगा, इन सभी चीज़ों के, इन सभी क्वेश्चंस के अगर आप आंसर चाहते हैं, तो अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है किस एक्सपीडिशन पे जाने के लिए, जहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. और वो किस तरीके से मिलेगा, चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल, द अकादमी सोलास्की, heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका के लिए जो राइटर हैं उन्होंने अपनी क्या की, जर्नी स्टार्ट करी. कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट को वो अपने साथ एक्सपीडिशन पे लेके जाती हैं, और जिस बोट में वो जाती हैं उसका नाम रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक सोलास्की होता है. उस बोट का नेम, उस शिप का नेम हम कह सकते हैं. तो वो कहाँ की ओर को बढ़ रही थी, ऐसे प्लेस की ओर को, ऐसे कॉन्टिनेंट की ओर को बढ़ रही थी जो बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट था, डियरेस्ट था, विंडेस्ट था, और 5th कॉन्टिनेंट है जो वर्ल्ड का, जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगिन 13.9 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास. तो मद्रास जो कि 13.9 इक्वेटर पे है, तो वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर. तो जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो उन्होंने लगभग 9 टाइम जोन क्या करें,
पास किए, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल फ्लाइट पर अगर कभी गए हों, इंटरनेशनल क्रॉस किया हमने कभी ये एरिया अपना, मतलब जब हम अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं तो अलग अलग टाइम जोन होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ जो टाइम हो रहा होगा तो अमेरिका में कुछ डिफरेंट टाइम चल रहा होगा। तो उसने टाइम जोन पास किए और 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर अलग अलग जगह से आगे बढ़ते बढ़ते एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर भी उन्होंने पार किए, और तब जाके वो कहाँ पे पहुँची है, अंटार्कटिका पे पहुँची हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in the combination of a car, an aeroplane, and a ship. So, my first emotion on facing Antarctica is expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and a profound wonder. तो राइटर बताती हैं कि उनकी जो जर्नी थी वो मद्रास से स्टार्ट हुई थी और लगभग 100 आवर्स के कॉम्बिनेशन से, पहले उन्होंने फ़्लाइट से ली होगी जर्नी, फिर शिप से, उसके बाद कार से। तो जब वो वहाँ पर पहुँची उस प्लेस पर, तो जो उनके इमोशंस थे उसको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उस चीज़ से, क्योंकि वहाँ की जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था जिस जगह पर हम रहते हैं, यानी कि वाइट लैंडस्केप दिख रहा था हर जगह पर, बिल्कुल शांति सी थी, और कोई भी मतलब वहाँ पर ना बिल्डिंग थी, जिस तरीके से वो अपने प्लेस पर रहते हैं तो वहाँ से वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेस था। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और बिल्कुल मतलब उस प्लेस को देख के उनको बहुत गहरा आश्चर्य लग रहा था कि ऐसा भी कोई प्लेस होता है। वंडर at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. तो वो सोचती हैं अंटार्कटिका के बारे में कि किस तरीके से वो क्या हो गया, बिल्कुल आइसोलेट हो गया, अलग हो गया है, जो क्या था पास में केवल एक ही इंडिया के लैंडमास का पार्ट था। तो वो कैसे था हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा गया है इसे। 650 मिलियन ईयर्स एगो अर्जेंट एमलगामेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। तो अगर हम बात करें किसकी, लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो चले जाएं, हम पहले चले जाएं, तो क्या था, पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि अभी तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन पहले क्या था, पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि एक ही कॉन्टिनेंट था। तो वो धीरे धीरे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, लुसेरिया और गोंडवाना। तो ऊपर के जो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो ऊपर शिफ्ट हो गए, और नीचे गोंडवाना जो है, और नीचे आपको अंटार्कटिका दिख रहा है, अंटार्कटिका भी गोंडवाना ही का क्या है, हिस्सा है। तो किस तरीके से ये रफली एरिया था, और लास्ट में ये क्या हुआ, ये रियल में क्या था, इसका एक एग्जिस्टेंस था, और धीरे धीरे किस तरीके से क्या हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। थिंग वर क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमन हैडंट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन, और ये उस समय की बात है जिस समय ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पर नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्या था, क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा गर्म था उस समय पर, हॉस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना फॉर अ 500 मिलियन ईयर्स, और 500 मिलियन साल पहले फ्लोरा और फ्यूना की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती थी, और उस समय पर कह सकते हैं कि बहुत गर्म इन्वायरमेंट था यहाँ पर का। फ्लोरा और फूना एज वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर। Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तो क्या था, गोंडवाना नीचे को थ्राइव्ड हो गया धीरे धीरे, और उसके बाद वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया, और जो अंटार्कटिका है वो बिल्कुल नीचे की ओर को शिफ्ट हो गया। नीचे की ओर को शिफ्ट होने की वजह से वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर कि ये साउथ पोल में है, और साउथ पोल में है इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, और ये बहुत कोल्डेस्ट प्लेस है इसीलिए। तो ये नीचे की ओर को शिफ्ट होने की वजह से, पहले ये एक ही लैंडमार्क का हिस्सा था, धीरे धीरे ये क्या हुआ, सेपरेट होता गया, और जो ये पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, और फिर आप आज जिसे किस रूप में जानते हैं, ग्लोब के रूप में जानते हैं, यानी कि ग्लोब में अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। पहले ये एक ही लैंड मास था, और फिर धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ, और उसके ऊपर
अलग अलग कंट्री रहने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें चेंजेस आए। तो ये क्या था, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि दैट दिस वाज द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री विच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come and where we could possibly heading. तो ये जो प्लेस है अंटार्कटिका, ये हमें बताता है पास्ट और प्रेजेंट के बारे में। जैसे पहले क्या था, जो डायनासोर्स थे उनका समय था, धीरे धीरे वो वाइप्ड आउट हुए, फिर जो मैमल्स है वो रहने लगे, और फिर एक ग्लोब का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमें बताता है कि किस तरीके से ये एक हिस्ट्री का पार्ट था, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ को जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉरिड्रिलियन फोल्ड्स एंड प्री कॉम्ब्रिन ग्रेनाइट शेल शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शंस। ये हमें ये भी बताता है कि जो कॉरिडोरियन फोल्ड्स हैं उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देता है, यानी कि हमें समझ में आता है वहाँ पर जाके कि कॉरिडोरियन फोल्ड्स क्या होते हैं। कॉरिडोरियन फोल्ड्स मतलब होता है माउंटेन रेंज, यानी कि आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, जैसे कि एक और एक के बाद जो माउंटेन्स के ग्रुप होते हैं उनको। एंड प्री कैम्ब्रियन एरा होता है वो एरा जो आज से लगभग 450 करोड़ साल पुराना था। उसकी जो ग्रेनाइट सेल है, अगर हम वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये किस तरीके से बनती हैं। और कार्बन के बारे में, ओजोन के बारे में कि किस तरीके से इनका एवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे कि बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, मतलब मिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ था, तो ये आपके हेड को बिल्कुल चकरा सा देंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर हम घर में बैठ के किसी चीज़ को देख रहे हैं, बजाय कि उसके हम क्या करें, उस प्लेस पे जाके उसका इवोल्यूशन करें, उसे देखें, तो हमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आगे जो राइटर है वो कहती हैं, Imagine India pushing northward, jamming against Asia to buckle its crust from the Himalaya, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica freezed, desolate, and the bottom of the world. So यहाँ पर वो बताती हैं कि वो कहती है कि सोचो एक ज़माना था जब क्या था, जैसा कि आपको पहले बताया था कि गोंडवाना था जो नीचे की ओर को था, वो क्या था, वहीं से एशिया का ओरिजिन हुआ, और इंडिया जो था एशिया से क्या हो गया, अटैच हो गया। जिस इंडिया में हम रहते हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट से क्या हो गया, अटैच हो गया। जब दो अर्थ के जो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं आपस में टकराते हैं, तो उनके जो बीच का गैप होता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इनके जो बीच का गैप होता है वो क्या बनाता है, उसमें क्या बन जाता है, हिमालय बन जाता है। क्योंकि वो जो हिस्सा है वो ऊपर को उठता है, और इसीलिए यही रीज़न है कि जो हिमालय की हाइट है वो अभी भी बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो क्या है, नाउ वी आर सेइंग, द राइटर इज सेइंग कि जो इंडिया है वो नॉर्थ वर्ड को पुश हो रहा है, जैमिंग अगेन एशिया टू बगल इट्स स्कर्ट्स फ्रॉम द हिमालय। और जो साउथ अमेरिका है ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है वो भी गोंडवाना से निकलकर नॉर्थ अमेरिका में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और उन्होंने एक जॉइंट बन गया उनके आपस में। और जब ये आपस में टकराए तो उनके बीच में क्या बना, एक ड्रेक पैसेज, और जो सर्कमपोलर के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंटार्कटिका के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको हम सर्कमपोलर के नाम से जानते हैं। और यही रीज़न है कि ये जो अंटार्कटिका है, ये जो एरिया है अंटार्कटिका का, ये बहुत ज़्यादा फ्रिज्ड और डिसोलेट है। डिसोलेट कहते हैं जहाँ पर कोई भी मतलब इनहेबिटेंट ना हो, कोई भी निवासी ना रहे जिस जगह पर, उसको हम डिसोलेट एरिया बोलते हैं, यानी कि औरों से जो बिल्कुल अलग हो। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए ये वर्ल्ड के बिल्कुल बॉटम में चला गया, नीचे चला गया, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा फ्रिज्ड एरिया ये कहा जाने लगा। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 19% of the earth's
total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for the circulatory and metabolic functions but also for the imagination. तो यहाँ पर राइटर बात करती हैं कि एज अ साउथ इंडियन है, वो साउथ इंडियन में रहने वाली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे इंसान के लिए ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करना जहाँ का जो टेम्परेचर है बर्फ़ का, यानी कि जो बर्फ़ है वो 90% है और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा आइस सरफेस होने के कारण बहुत ही चिलिंग है। तो वो बताती हैं कि ये एक तरीके से इफ़ेक्ट करता है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम पर, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और हमारी पाचन क्रिया पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम इस चीज़ को इमेजिन भी करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगी, बहुत डरावनी होगी। लेकिन वहाँ पर टाइम स्पेंड करना इट्स सच अ टेरेबल थिंग, जो क्या की थी राइटर ने की थी और वहाँ पर उसने टाइम स्पेंड किया था। इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जेंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड of any human devoid of any function but also devoid of any human marks, no tree, billboards, buildings. You lose all earthly sense of perspective and time here. तो बताती है कि इस प्लेस पर वॉक करना बिल्कुल ठीक उसी के समान है जैसे कि एक जेंट पिंग पोंग बॉल होती है। पिंग पोंग बॉल जो हम टेनिस प्लेयर में यूज़ करते हैं, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, जो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, उसमें कोई भी मार्क नहीं होता है। उसे लगता है कि वो ठीक एज मतलब उस बॉल के ऊपर चल रही है जो बिल्कुल क्या है, जिसका सरफेस बिल्कुल वाइट है। और अंटार्कटिका भी ठीक उसी प्रकार का प्लेस है क्योंकि वो बिल्कुल बर्फ़ के कारण बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है। इसलिए वो कहती है कि यहाँ पर क्या है, कोई भी ट्री नहीं है, कोई भी बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई भी बिल्डिंग्स के मार्क यहाँ पर नहीं है। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर। तो जो राइटर हैं वो बताते हैं कि तुम मतलब यहाँ पर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू खो दोगे ये सोच के कि ऐसा भी हो सकता था, मतलब लाइफ में ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, जो हमारी हिस्ट्री थी वो ऐसी रही होगी पास में, जो हमारा क्या था, अर्थ का जो पास्ट था वो इस तरीके था। ये सोच सोच कर आप क्या करोगे, अपना अर्थली सेंस खो दोगे। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक ऑफ द mighty myths and the mites to blue whale and icebergs as big as countries. The largest record was the size of a Belgium. तो राइटर यहाँ पे बताती हैं कि छोटे से छोटे जो माइक्रोस्कोपिक कीट होते हैं, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और बड़े से बड़े भी। और बड़ी बड़ी जो आइसबर्ग्स होती हैं, यानी कि जो बर्फ़ की शील्ड्स होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि बेल्जियम में क्या हुआ था, रिकॉर्ड किया गया था बड़े साइज का, लार्जेस्ट साइज किसका, आइसबर्ग का। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे कीड़े, बड़े से बड़े कीड़े, या फिर वेल वगैरह, जितनी भी वेल मछली हैं बड़ी बड़ी। तो सारा एक्सपीरियंस अगर आप अपनी आंखों के सामने देखोगे तो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर देखने को मिलेगा। डेज गो on and on in a swirl 24 hours austereo summer light, and a ubiquitous silence interrupted that will force you to place yourself in the context to the earth geological history, and for the human in the prognosis is it not good. तो बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 आवर्स बिल्कुल ऑस्ट्रेलियल समर है, यानी कि इतनी गर्मी है जितनी कि ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी गर्मी है क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स गर्मी रहती है, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रदेश होने के कारण यहाँ पर 26 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, और उसी वजह से यहाँ के जो 24 आवर्स है पूरे गर्मी में ही रहते हैं। और बिल्कुल यूबिक्यूटियस साइलेंस है। यूबिक्यूटियस मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि ऐसी साइलेंस जो हर जगह क्या है, हमें महसूस हो रही है। और ये केवल तभी इंटरप्ट होती है ओनली बाय ओकेजनल एवलेंच ऑफ अ काल्विंग आइस मेल्ट। केवल एवलेंच मतलब होता है बड़ी बड़ी जो आइस शीट होती हैं, जब वो नीचे गिरती हैं, उनकी जो गिरने की आवाज़ है
केवल उसी समय ये प्लेस जो है थोड़ा सा इंटरप्ट होता है, यानी कि उसी समय केवल हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये जो प्लेस है बिल्कुल शांत है और बिल्कुल शुष्क है। और जब ऐसा होता है इस प्लेस पर, considerates the place, it is an immense that will force you to place yourself in a context to the earth's logical history। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, लेके जाती हैं, आपको एक्सपीरियंस कराती हैं इस प्लेस का कि ये प्लेस कैसा रहा होगा, और हिस्ट्री के बारे में आपको अवेयर कराती हैं। और एक तरीके से आप क्या करते हो, अपने हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानते हो। और राइटर ने यहाँ पे ये भी कहा है, जब क्या होता है यहाँ पे जो आइस शीट है जब वो गिरती है नीचे, तो उस प्लेस को वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा होली बना देती है, बहुत ज़्यादा पवित्र बना देती हैं। फिर आगे राइटर ये कहती हैं कि बहुत अच्छा प्लेस है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो आपके प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। एंड फॉर अ ह्यूमन द प्रोगोनोसिस इजंट गुड। और ये भी बताता है ह्यूमन बीइंग को कि जितने भी हम पूर्वानुमान लगाते हैं और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि किस तरीके से हम मतलब यहाँ पर रहने वाले जितनी भी प्रजातियाँ हैं छोटी मोटी, उन पर किस तरीके से उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और ये हमें बताता है कि इससे हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Now human impact. Human civilization have been around for a planetary 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. तो जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग को लगभग 12,000 ईयर्स हो चुके हैं इस अर्थ में आए हुए। इसको प्लैनेटरी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसको, यानी कि उसने क्या दिए, बहुत कम इम्पोर्टेंस दी है इस टाइम को, बेरली अ फ्यू सेकेंड। और ऐसा लग रहा है कि बहुत कम सेकेंड में, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ क्वाइट अ रेकस etching our dominance over nature with our villages, town, cities and mega cities। तो इतने कम समय में हमने क्या मैनेज कर दिया है, हमने इस अर्थ पर एक तरीके से उथल पुथल को मैनेज कर दिया है, जिससे एक तरीके की हमने क्या करा है, डोमिनेंस कर लिया है उस अर्थ पर, यानी कि हमने अपना अधिकार जमा लिया है। एचिंग मीन्स होता है एक आर्ट फॉर्म है एचिंग, जो एल्यूमिनियम की प्लेट पर एसिड के डिज़ाइन से बनाया जाता है और उस एसिड के डिज़ाइन को पेंट किया जाता है, कहीं पर प्रिंट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एचिंग आर्ट। तो एक मतलब जिस तरीके से एल्यूमिनियम की प्लेट पर एसिड का डिज़ाइन दे दिया जाता है, उसी तरीके से हमने अपनी पावर से, अपने डोमिनेंट नेचर से हमने अर्थ पर क्या कर लिया है, अधिकार जमा लिया है। और हमने क्या किए हैं वहाँ पर, विलेजेस, टाउन, सिटीज़, फिर उसके बाद मेगा सिटीज़, इन सारी चीज़ों से इस अर्थ पर अपना अधिकार जमा लिया है। The rapid increase of a human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of a fossil fuel has now created a blanket of a carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average of global temperature। तो यहाँ पर राइटर बताती हैं कि क्या है, जैसा कि हमें पता है कि हम अर्थ पर रहते हैं, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनका जो इंक्रीमेंट है वो दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो अदर स्पीसीज़ हैं, यानी कि जो जीव जंतु हैं जो इस अर्थ पर रहते हैं, हम उनके संग बैटलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, यानी कि पानी और जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं इस अर्थ से, उससे हमने क्या कर लिया, एक तरीके से बैटल कर लिया, यानी कि जो उनके रहने की जगह थी वो भी हमने क्या कर लिए, हासिल कर लिया। और कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट उन प्रजातियों पर भी पड़ रहा है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ अ फ्यूजल फॉयल। अनमिटिगेटेड मीन्स होता है लगातार, यानी कि निरंतर जो चलता हुआ आ रहा है फ्यूजल फ्यूल का हम यूज़ कर रहे हैं बहुत समय से, यानी कि ईंधन का यूज़ आप कह सकते हो, या पेट्रोल, इन सारी चीज़ों का यूज़ हम जो कर रहे हैं उनको जला के, तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, एक ब्लैंकेट बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे वर्ल्ड में, विच इज स्लोली बट स्लोली इंक्रीज द एवरेज ऑफ अ ग्लोबल टेम्परेचर। और जो जिसका कारण क्या है कि धीरे धीरे ये क्या करेगा, आने वाले समय में धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ग्लोबल जो टेम्परेचर है इसकी मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाएगा, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी अर्थ पर ही पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्ट
environmental debate of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe not. तो यहाँ पर जो राइटर तिशानी दोषी हैं वो बोलती हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है आजकल के टाइम पर वो एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल डिबेट बन चुका है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो इसी वजह से वो बोलती हैं कि जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस है यानी कि आइस शील्ड मेल्ट वो होती हैं कि एक ज़मीन पे अगर आइस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है यानी कि ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल बर्फ़ से बनी हो, जो टोटल 2 हैं, एक वेस्ट अंटार्कटिका और एक ग्रीनलैंड। तो बोलती हैं कि जो इतना बड़ा हिस्सा है वेस्ट अंटार्कटिका आइस का, क्या वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टरप्टेड? तो जो गल्फ स्ट्रीम है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो पानी का बहाव है वो पूरा का पूरा पूरी तरीके से मतलब बहेगा तो क्या होगा, यानी कि वो पूरी तरीके से डिस्टरप्टेड हो जाएगा, यानी कि उसका बहाव क्या होगा। जिस तरीके से अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका इफ़ेक्ट इन पर पड़ेगा, और ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये इनका बहाव अगर तेज़ होगा तो कहीं ना कहीं इसके आसपास रहने वाली जितनी भी कंट्रियां हैं उन पर उसका असर पड़ेगा और वो भी उसके साथ बहेंगी। विट इल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट मे बी और मे बी नॉट। तो राइटर यहाँ पे कहती हैं क्या इसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो वर्ल्ड है उसका अंत हो जाएगा? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in the respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon record trapped in its layer of ice. तो राइटर जो हैं वो बताती हैं यहाँ पे कि अंटार्कटिका क्या है, क्रूशियल एलिमेंट बन चुका है इस डिबेट का, क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि ये वर्ल्ड का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जिसने किसी भी प्रजाति को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को सस्टेन नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पहले भी कोई प्रजातियाँ मतलब पहले भी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहते थे और अभी भी नहीं रहते हैं, और किसी भी पॉपुलेशन को इसने सस्टेन नहीं होने दिया, जीवित नहीं रहने दिया अपने प्लेस पे, एंड देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली, और बिल्कुल ये जैसा पहले था अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। प्रिस्टाइन मतलब होता है ओरिजिनल कंडीशन, तो जैसा ये पहले था अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ये ठीक बिल्कुल अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। और दूसरी तरह राइटर बात करती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है वो क्या है कि यहाँ पर लगभग इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन, यानी कि 500,000 ईयर्स यानी कि 5 लाख साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स यहाँ पर ट्रैप्ड किए गए हैं। जब यहाँ पर रिसर्च हुई तो यानी कि वो कहना चाहती राइटर कि यहाँ की जो आइस शील्ड है अगर आप उनको खोदेंगे तो उसमें से कार्बन के रिकॉर्ड निकलेंगे बहुत पुराने इसकी लेयर्स में, आइस की जो लेयर्स है। इफ़ यू वांट टू स्टडी द एग्जामिन द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। तो इसीलिए जो राइटर हैं वो कहती हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, तो अंटार्कटिका से कोई बेस्ट प्लेस हो ही नहीं सकता इसकी स्टडी करने के लिए, अर्थ की स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग with on the Sokaski aim is to exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect of our planet। तो जो मेन एम है राइटर का बच्चों को स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है यानी कि हाई स्कूल के बच्चों को ट्रिप पे लेके जाने का, अंटार्कटिका पे लेके जाने का, तो वो मेन ये है कि वो उनको अवेयर कराना चाहती हैं कि किस तरीके से जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे यहाँ के ओशियंस पे पड़ रहा है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अंटार्कटिका पे पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से बच्चों को इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देता है कि जानने के लिए कि उनका जो प्लैनेट है वो कैसा हो चुका है और वो एक्चुअल में कैसा था।
तो इन सारी नॉलेज को ग्रैप्स करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो अंटार्कटिका है ये बहुत सही प्लेस है, जो बच्चों को क्या करता है, फोस्टर करता है। फोस्टर मीन्स होता है कि प्रोत्साहन देना, कि किस तरीके से हमारी जो प्लैनेट है उसकी कंडीशन हो गई है। इट इज़ बीइंग इन ऑपरेशन ऑफ a 6 year now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of a carting, celebrating and retired rich curiosity seeker who could only give back in a limited way। तो जो जियोफ ग्रीन कार्डियन है एक जॉफ ग्रीन, जिसने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, यानी कि एक्सकर्जन को स्टार्ट किया था, कि वो बच्चों को मतलब पहले क्या करता था, वो बहुत से सेलिब्रिटीज़ को लेके गया था उस प्लेस पे, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो सेलिब्रिटीज़ को लेके जाएगा तो शायद वो कुछ गिव बैक नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो कोई एक्शन नहीं कर पाएंगे उस चीज़ पे, यानी कि कुछ समय के लिए तो वो देखेंगे कि हाँ ये कंडीशन हो रही है, ऐसा है, लेकिन उसके बदले में जो फीडबैक देना होता है प्रॉपरली, वो केवल वही दे सकते हैं जो क्यूरियोसिटी सीकर हो। और क्यूरियोसिटी सीकर्स कौन होते हैं? जो आने वाली यूथ है, जो बच्चे हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारे पॉलिसी मेकर हैं। With a student on ice, he offers the future generation of a policymaker a life-changing experience at an age where they are ready to absorb, learn and most importantly act। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑन आइस यानी कि बच्चों को आइस पे लेके जाने का, अंटार्कटिका पे लेके जाने का मेन रीज़न ये था क्योंकि ये वो क्या है, पॉलिसी मेकर्स हैं। अब वो लाइफ की अपनी इस स्टेज में है जहाँ पर बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है चीज़ों को जानने के लिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो क्या है, चीज़ों को समझता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ दैट वो एक्ट भी करता है। क्योंकि क्या है, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो एडोलसेंस के बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं, कोई भी कंपटीशन हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो क्या करे, आपको अवेयर कराए। तो आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कि आपने लाइफ में क्या क्या किया है और उसका असर किन किन चीज़ों पर पड़ रहा है, इसीलिए जो जियोफ ग्रीन था उसका मेन एम सेलिब्रिटीज़ को ना ले जाने की बजाय क्या था, स्टूडेंट्स को ले जाने का था, क्योंकि वो उनको ले जाके बहुत बार बोर हो चुका था। सो दैट वाज द मेन रीज़न ऑफ द तिशानी दोशी टू द हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द एक्सपीडिशन ऑफ अंटार्कटिका। The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। तो ये जो रीज़न है प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का, वो इसलिए भी है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि कहीं और जाना साउथ पोल के अलावा। अगर आप उस रीजन, पहले तो उस क्षेत्र पे जाना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है साउथ पोल पे, और अगर आप वहाँ पे गए हो और उससे अफेक्ट ना हो, पूरी तरीके से प्रभावित ना हो, तो ये भी क्या है, एक इम्पॉसिबल थिंग है। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेस अबाउट अ पेलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तो राइटर हैं यहाँ पे ये बताती हैं हमें कि अगर हम घर पर बैठ के कंफर्ट जोन में अगर हम बैठे हैं, सपोज दैट कि इन फ्रंट ऑफ अस हमने ग्लोब रखा और उसमें जो लैटिट्यूड और लैग्नीट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अगर हम देखते हैं और वहाँ से हम समझते हैं उन चीज़ों को कि ये जो पार्ट है हमारी अर्थ का, मतलब इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इससे बेहतर अगर कि हम क्या करते हैं, उस जगह पर जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो चीज़ें हम पर ज़्यादा क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। और ये एक तरीके से क्या हो चुका है, एक उबाऊ चीज़ भी हो चुकी है, क्योंकि हम घर पे रोज़ न्यूज़ पे मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरिए से, किसी ना किसी जरिए से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारा इन चीज़ों पर किसी मतलब पॉल्यूशन का और ग्लोबल वार्मिंग का इन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लेकिन जब हम अपने आंखों के सामने उन चीज़ों को देखते हैं तो उसका अफेक्ट हम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए राइटर ने यहाँ पे कहा है कि इससे हम बहुत ज़्यादा ब्लेस हो चुके हैं। ब्लेस यानी कि आप कह सकते हो इट मीन्स अनइंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट एक्सपोजर और इंडल्जेंस, यानी कि बार बार एक ही चीज़ को देख के क्या करना, उबना। बट
When you visibly see glaciers retreating, जब आप वहाँ पे जाके अपनी आंखों के सामने देखते हो कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बिल्कुल क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, और जो आइस शेल्फ्स हैं वो भी कोलैप्स होते जा रही हैं, पिघलती जा रही हैं, कम होते जा रही हैं, पहले से उनका जो शेप है वो बिल्कुल चेंज हो गया है. यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल. तो वहां पे जाके आप ये रियलाइज करोगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सचमुच में कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्टली हमारी अर्थ पर अफेक्ट पड़ रहा है. तो ये चीज आप जब रियल इंसिडेंट देखोगे अपनी आंखों के सामने तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. तो जो अंटार्कटिका है प्लेस, ये समझने के लिए कि जो उसके इकोसिस्टम है उसमें किस तरीके से कमी आई है जैव विविधता में, इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी. ये बहुत सही प्लेस है जानने के लिए, स्टडी करने के लिए कि इन्वायरमेंट में, वहाँ के इन्वायरमेंट में किस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस आए हैं. रिपरकर्सन मतलब होता है कि खतरनाक, जिसके क्या है कंसिक्वेंसेस हैं, यानी कि खतरनाक परिणाम है. अब आगे राइटर बताती हैं इसके बारे में. टेक द माइक्रोस्कोपिक फ्लाइटोपैक्टन, एक एग्जाम्पल दिया है. एक सिंगल सेल प्लांट होता है समुद्र में जिसको फ्लाइटोपैक्टन बोलते हैं. दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट न्यूरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन. तो ये जो ग्रासेस हैं, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, जो फ्लाइटोपैक्टन होती हैं सिंगल सेल ग्रासेस होती हैं जो होल जो सी का फूड सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में किस तरीके से ये एक दूसरे पर डिपेंड हैं. तो जो फ्लाइटोपैक्टन है ये सिंगल सेल ग्रास है जो क्या करती हैं, सी को न्यूरिश करती हैं और उनको साउथर्न जो फूड चेन है उसको जीवित रखने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है. दीज सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसिस organic compound in that wondrous and the most important of process called photosynthesis. तो ये जो सिंगल प्लांट हैं ये क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उससे एनर्जी लेके एसिमुलेट करने का काम करती हैं और उसको कार्बन को सिंथेसिस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हैं. तो ये जो सिंगल सेल प्लांट है ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सी के फूड चेन का. एज वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर, जो फ्लाइटोपैक्टन है उनको जो जूप्लैंक्टन है, जो इससे बड़ी जो छोटे छोटे जीव होते हैं पानी में माइक्रोस्कोपिक, वो खाते हैं. इनको हम बिल्कुल नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. और उसके बाद जो जूप्लैंक्टन्स हैं उनको स्मॉल फिशेस खाती हैं. स्मॉल फिशेस को जो मैक्रेल है वो खाती है, उसके बाद उसको स्नैपर फिश खाती है, उसके बाद उसको लार्ज फिश खाती हैं. तो इस तरीके से एक पूरा फूड चेन बना हुआ है. तो सोचो कि अगर जो फ्लाइटोपैक्टन है इस पर डायरेक्ट क्या करेगा, असर पड़ेगा किसी भी चीज का, यानी कि इसको कोई भी अगर नुकसान होगा तो पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो एक तरीके से क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. तो वो ये बताते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है फूड एसिमुलेट करने की, इसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस. Scientists warn that a future depletion in the ozone layer will affect the activity of a phytoplasm, which is turn will affect the life of the all marine animals and bird of the region. तो साइंटिस्ट ने ये अवेयर किया है, हमें पहले ही बता दिया है कि इससे क्या होगा, जो फ्लाइटोप्लैंक्टन है अगर इसकी लाइफ थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती है तो जो समुद्री जितने भी जीव और बर्ड्स हैं उस क्षेत्र के, उन पर कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा. एंड द ग्लोबल साइकिल, और जो ग्लोबल साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से प्रभावित होगी. इन द पैरेबल ऑफ द फ्लाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफोर ऑफ अ एग्जिस्टेंस. क्योंकि अगर हम एक बात करें कि पैराबल है, यानी कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो क्या है, फ्लाइटोपैक्टिन की, वो इस चीज पे बेस्ड है कि पूरी जो समुद्री साइकिल है वो फ्लाइटोपैक्टिन पे ही निर्भर है. देयर इज अ ग्रेट मेटाफर ऑफ एग्जिस्टेंस, और इसीलिए इसे ग्रेट मेटाफर कहा गया है यहाँ की लाइफ का, जो समुद्री लाइफ है उसका. टेक केयर ऑफ अ स्मॉल थिंग एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू अ प्लेस. इसीलिए कहा गया है एक कोटेशन
कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपने आप ही क्या करें, अपनी जगह पर आ जाएं। तो हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में अपने आप ही जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, अपनी जगह पर आ जाएंगी। वॉक ऑन द ओशियन, माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ। तो जो राइटर हैं वो बताती हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस था जब वो वॉक कर रही थी ओशियन पे, तो वो बहुत ज़्यादा क्या था, खुशी से भरा हुआ था, रियल एक्सपीरियंस से भरा हुआ था, क्योंकि जो उनकी जर्नी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, मोस्टली लोग जाते हैं एक्सकर्जन पर अलग अलग जगह पर, लेकिन यहाँ जो उनका एक्सपीडिशन था, जो प्रोग्राम था उनका स्टूडेंट ऑन आइस, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फॉर दी अदर जर्नी, ये अदर जर्नी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो बताती हैं कि वो अंटार्कटिका सर्कल पर 65.55 डिग्री पर साउथ पोल पर खड़ी हैं, यानी कि अब अगर आप इक्वेटर देखें तो जो ग्लोब के बीचों बीच की लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो अगर उससे पता लगाएं तो एग्जैक्ट जो प्लेस है वो 65.55 डिग्री पे है। तो उस प्लेस की जिसकी वो बात कर रही हैं, देन शी टेल्स अस द सोलास्की हैड मैनेज्ड टू वेट हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिसुला एंड द टेडपोल आइसलैंड व्हिच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। तो रास्ते में पेनिसुला और टेडपोल आइसलैंड पड़ते हैं जो उनके शिप को, सोलास्की को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि जो आइस की जो लेयर्स थी वो बहुत ज्यादा थिक थी, जिसमें जो शिप था वो आगे नहीं चल पा रहा था। The captain decided we were going to turn round and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. तो इससे पहले कि शिप आगे बढ़ता, कैप्टन ने हमें क्या किया, डिसाइड किया कैप्टन ने, जो शिप का कैप्टन था, कि हमें क्या करना है, अब नॉर्थ की ओर को जाना है और वो शिप को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और हमको इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप क्लेम डाउन हो जाओ गैंग प्लेक से, यानी गैंग प्लेक एक रास्ता होता है जिससे सीढ़ी टाइप की होती है शिप से नीचे उतरने के लिए, जिससे क्या करना था, हमें अपना कुछ सामान जो भी हमें चाहिए होता है वहां पे पहनने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने उनको बोला कि आप लोग नीचे उतरो और आपको कुछ समय के लिए जो ओशन है उस पर वॉक करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seems to spread out forever. तो हम लोग 52 लोग थे कम से कम। किटेड आउट मतलब होता है जो भी सामान जो उस एनवायरनमेंट में चाहिए होता है, लाइक गोरटेक्स और ग्लेयर्स, यानी कि जो आंखों में जो चश्मा पहनते हैं ठंड से, बर्फ से बचने के लिए, और गोरटेक्स कुछ कॉस्ट्यूम टाइप का होता है वहां पे पहनने के लिए। तो हम क्या कर रहे थे, एक लंबे स्टार्क यानी कि बहुत ज्यादा फैला हुआ वाइटनेस थी जो दिख रही थी बर्फ की, उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, चल रहे थे। अंडरनीथ अवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर। तो जिस लेयर के ऊपर हम चल रहे थे उसके नीचे कम से कम 1 मीटर नीचे आइस के पैक्स होंगे, और उसके भी नीचे मतलब जो था वाटर था बहुत ज्यादा, ऐसा हमें महसूस हो रहा था कि क्या है, एक जीवित वाटर है जो क्या है, सॉल्टी वाटर है बहुत ज्यादा। इन द पैराफेरी क्रेबिटर्स सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shades of a banyan tree। तो जिस प्रकार से हमारे वहां पर बैनियन ट्री के नीचे जो डॉग्स वगैरह हैं वो अपने आप को धूप से बचाने के लिए बैठे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक किनारे, पेरीफेरी मतलब होता है किनारे, कुछ कॉर्बिटल सील्स होती हैं वहां पर जो रहती हैं, सील्स आपने सुना होगा, सील जो होती हैं, तो वो क्या करती हैं वहां पर धूप सेकने का काम करती है, यानी कि आइस के जो फ्लोज है उनके ऊपर, मतलब जो आइस के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े से, उनके ऊपर बैठ के आराम से धूप सेक रही होती है वहां पे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिलिविशंस, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। तो अगर हम इस प्लेस को देखें तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक तरीके से, एंड ये जो सारी चीजें हैं वो रियल में क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई हैं, यानी कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है। 9 times zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later,
I was still wondering about the beauty of a balance in play on our planet. तो राइटर जब घर वापस आ जाती हैं अपने, तो वो सोच रही होती हैं बैठ के, जब वो लिख रही होती हैं आर्टिकल, कि उन्हें 9 टाइम जोन्स जो क्रॉस किए थे और 6 चेक पॉइंट के बाद स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था चैप्टर में, जब वो वहाँ पर पहुँची थी उस प्लेस पे, तो वो बताती है कि वहाँ से आने के बाद मैं अभी भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो हमारी प्लैनेट की जो ब्यूटी है उसमें मतलब किस तरीके से एक बैलेंस है। यानी कि अगर हम बात करें जो वहाँ की जो स्पीसीज़ हैं रहने वाली, उनके अकॉर्डिंग वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल फिट बैठता है, और यहाँ की जो स्पीसीज़ हैं, यहाँ पर जो जीव जंतु और हम लोग रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सूटेबल है। हाउ वुड इट बी if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? तो पहले क्या था, अर्लियर वी हैव डिस्कस कि बहुत ज़्यादा गर्म प्लेस था यहाँ पर, जब डायनासोर्स और बहुत सारी स्पीसीज़ यहाँ पर रहते थे। तो वो बोलती हैं, कहती हैं कि मतलब कैसा होगा अगर जो अंटार्कटिका है वो फिर से गर्म प्लेस बन जाए। विल वी बी अराउंड टू सी इट, और वुड वी हैव गॉन द वे of the dinosaurs, mammoths and the woolly rhinos? तो वो कहती है कि ये सब देखने के लिए हम जीवित भी रहेंगे या फिर हम भी उनकी तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे डायनासोर हो गया, मैमूथ्स हो गए, वूली राइनो। तो एज वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर्स, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो वो बताती है कि क्या मतलब हम रह पाएंगे फ्यूचर में, या ऐसा भी हो सकता है कि हम उनको देख ही ना पाएं। हु इज़ टू से, मतलब कौन कह सकता है, इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. तो यहाँ पर जो तिशानी दोषी हैं वो लास्ट में अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि जो उन्होंने टीनेजर जो बच्चे थे उनके साथ उन्होंने अंटार्कटिका में एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, एक वीक स्पेंड किया। तो वो क्या था, एक जो क्या थे, स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिनके अंदर क्या था, एक आइडियलिज्म था, यानी कि बिलीफ टू समवन कह सकते हो कि मतलब उनके अंदर क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जो क्या है, पॉलिसी मेकर हैं जो क्या कर सके, उन चीज़ों को ठीक कर सकें। All I can say is that a lot can happen in a million years. तो वो कहती है कि मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वी विल टॉक अबाउट द यूथ, जो टीनेजर्स हैं वो क्या हैं, फ्यू पॉलिसी मेकर हैं, और उनकी जो छोटी छोटी चेंजेस हैं उनसे एक बहुत बड़ा चेंजेस इस अर्थ के लिए किया जा सकता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, यानी कि एक दिन में भी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए इन चीज़ों में, यानी कि कोई भी ऐसा वर्क वो करें जिससे हमारी अर्थ को क्या हो, वो जैसी है बिल्कुल पहले से की तरह अच्छी और हरी भरी रहे, तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं मिलियंस ईयर्स में। और एक अच्छा सा बैलेंस जिस तरीके से बना हुआ है पृथ्वी में वो अगर बना रहे, ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उस पर अगर हम क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो काफ़ी चीज़ें हमारी जो प्लैनेट के लिए हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वाई शी हैज़ मैंशन ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर। क्योंकि क्या है, अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यू आर एट द एज ऑफ एडोलसेंस। अगर हम बात करें तो एडोलसेंस की एज में है, तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। सो दैट इज़ वाई दिस चैप्टर हैज़ बीन ऐड इन योर सिलेबस। ये इसीलिए आपके सिलेबस में ऐड किया गया है ताकि आप लोग अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ स्टेप्स उठा सकें। This is the whole summary of the chapter, and I hope you all understood this. For better understanding, revise this chapter again, and this is the most important chapter. Thank you.